हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी देखें और इन दोनों वीडियोज़ को मिला के ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। सो वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजी विट एंड आई एम योगिता गुप्ता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं अपने इस चैनल में जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स आपको देती रहूंगी। सो बच्चों, आज जिस वर्ड को हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले आइए एक बार फिर से देखें कि रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है। रिप्रोडक्शन बना है टू वर्ड से। री मीन्स अगेन और प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। जब कोई ऑर्गेनिज्म अगेन एंड अगेन अपने जैसे और बच्चों को पैदा करता है उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस एसेक्सुअल भी हो सकता है जहाँ पर किसी भी टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एक सिंगल पेरेंट ही काफ़ी होता है अपने बच्चों को पैदा करने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पर टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। आज के टॉपिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वो प्रोसेस है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस में गैमेट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और ये जो गैमेट्स हैं ये सेम इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस कर सकता है और डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो ऑपोजिट सेक्स के हो सकते हैं, मेल और फीमेल, वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं? ये गैमेट्स सेक्स सेल्स, इनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, इनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, या इनको हम गैमेट्स कहते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स की बॉडी के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं और मेल्स के अंदर बनने वाले जो गैमेट्स हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्म्स और फीमेल्स की बॉडी के अंदर बनने वाले गैमेट्स को कहते हैं ओवम। ये दोनों गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद एक न्यू सेल बनाते हैं जिसको कहते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है ये फिर डेवलप होता है, ग्रो होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है और न्यू बेबी बन के माँ की बॉडी से इसका बर्थ होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस पिक्चर में देखिए, मेल की बॉडी से निकलने वाले गैमेट्स को कहेंगे स्पर्म्स, फीमेल से निकलने वाले को कहेंगे ओवम, और दोनों फ्यूज़ होते हैं, एक नया सेल बनाते हैं जिसको कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो ग्रो करता है माँ की बॉडी के अंदर और एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, एक न्यू चाइल्ड बन जाता है। अब क्योंकि मेल और फीमेल की के जो गैमेट्स हैं उनकी फ्यूजन के कारण ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म जो है ये आइडेंटिकली जो डिफरेंट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स या फिर अपने जो उसके भाई बहन होते हैं उनसे भी, क्योंकि उसमें दोनों के करैक्टरिस्टिक्स आते हैं। हालांकि ये जो ऑफस्प्रिंग है ये थोड़ा थोड़ा तो हम जो सारे होते हैं ये थोड़े थोड़े तो पेरेंट्स जैसे होते हैं, बट एग्जैक्टली हम उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते क्योंकि हम में दोनों के फ्यूजन वाले करैक्टर्स आए होते हैं, दोनों पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए हम टोटली आइडेंटिकल नहीं होते, ना तो पेरेंट्स जैसे ना फिर अपने भाई बहनों जैसे। अब बच्चों, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या क्या, इसके लाइफ में क्या क्या 3 फेजेस आते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करें, बाद में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फेज़ हमारी ज़िंदगी में आता है वो है जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़ वो होता है जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ से लेके जब हम ग्रो करते हैं तब तक, जब तक हम रिप्रोडक्टिवली या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते हैं, उससे पहले पहले इस फेज़ को कहते हैं जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़ का मतलब हो गया कॉमन लैंग्वेज में बचपन, जब हम व्हेन वी आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते। प्लांट्स में इस फेज़ को कहते हैं वेजिटेटिव फेज़। इस फेज़ में प्लांट्स जो हैं सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं बट उनके कोई भी फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं आ रहे होते। सेकेंड फेज़ इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज़। इस फेज़ में प्लांट्स जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं फ्लावरिंग। ठीक है, तो जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे और जो फ्रूट गिविंग है उनके फ्लावर्स
चेंज हो जाएंगे इनटू फ्रूट्स। तो मगर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनका जो अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं, तो उसके कारण उनका डिफ़िकल्ट हो जाता है इस फेज़ को डिफ़ाइन करना। कि जैसे फॉर एग्जांपल बैम्बू स्पीशीज़ हैं, बैम्बू के जो प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 50 to 100 ईयर्स में सिर्फ एक बार ही फ्लावर्स देते हैं। मतलब उनका रिप्रोडक्टिव फेज सिर्फ एक ही बार आता है। अब पता ही नहीं होता कि कब उन्होंने रिप्रोडक्शन शो करनी है। इसी तरीके से एक और प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। अब वो क्या करता है, वो 12 ईयर्स के बाद ही अपने फ्लावर्स देता है। तो कुछ ऐसे, ये सारे के सारे प्लांट्स अनयूजुअल नहीं है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए उनके रिप्रोडक्टिव फेज को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब एनिमल्स की ही बात करें तो उसमें भी ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है ये वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैन की बात करें तो जहाँ इसमें जो हमारी जो फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं 14-15 साल की एज के बाद वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और उनमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से कुछ बर्ड्स हैं, देखो अब जो नेचर में हैं, जो जो जिनको हम पालते नहीं हैं, वो अपने एग्स जो हैं वो सीजनली ही देंगे, तभी वो रिप्रोडक्शन करेंगे। मगर जो कैप्टिविटी में बर्ड्स रहते हैं, पोल्ट्री फार्म्स में जैसे हमारी हैंस वगैरह रहती हैं, तो इंसान उनको किसी भी तरीके से थ्रू आउट द ईयर उनके हम एग्स दिलवाते रहते हैं, है ना। तो इनके रिप्रोडक्टिव फेज़ को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वेरिएबल हैं ये, पता ही नहीं चलता कब एनिमल्स जो हैं प्रॉपरली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हमारा आता है, जब अभी मैंने आपको बताया, जब हमारे ह्यूमंस की बात करें तो हमारे में कुछ मॉर्फोलॉजिकल और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल क्या होती हैं, जो बॉडीली चेंज, जो जिनको जो ऊपर से देखने पे पता चलती हैं। जैसे जो ह्यूमन बॉयज़ हैं उनमें बियर्ड्स, मुस्टैचेस, मतलब मूछें दाढ़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ गहरी हो जाती है, मसल्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं वो हो गई फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो अंदर से आ रही हैं, और जो बाहर से देखने पे चेंजेस आई वो हुई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। इसी तरीके से फीमेल्स की बॉडी में भी, स्ट्रक्चर में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। और फीमेल्स जो होती हैं प्लेसेंटल मैमल्स की, जैसे हम लोग हैं, उनकी ओवरीज में, उनके एसेसरी डक्ट्स में और उनके हार्मोन्स में भी बहुत सारी साइक्लिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कब? जब वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर होती हैं, है ना, क्योंकि अब उनको रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना है। तो ये जो साइक्लिक चेंज आई इन फीमेल्स में, ये 2 टाइप्स की हैं। जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं उनमें उन चेंजेस को कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल, और जो प्राइमेट्स हैं उनमें क्या, उस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे जो हम फीमेल्स हैं, जैसे मैं फीमेल हूँ, तो मेरी में जो साइकिल होता है उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनको, उनमें जो साइकिल होता है उसको कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल, जैसे काउज, शीप, रैट्स एट्सेट्रा। ठीक है। तो ओस्ट्रस साइकिल शो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो इररेजिस्टिबल होती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का शो करने वाले जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये कोई भी इररेजिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज शो नहीं करते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये मंथली एक साइकिल होता है, और इसमें एंडोमेट्रियम, ये हम बाद में बातें करेंगे, यूट्रस की एक लाइनिंग होती है, हर मंथ वो टूटती है, शेड ऑफ होती है, और बॉडी में से ब्लीडिंग होती है। ऐसा कोई भी प्रोसेस जो है वो ओस्ट्रस साइकिल शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स में टाइमली नहीं होता है। बट इनमें हीट प्रोडक्शन होती है। इस हीट प्रोडक्शन के दौरान ही ये कॉपुलेशन करते हैं, ये मेटिंग करते हैं विद मेल एंड फीमेल, और इनके फिर फर्टिलाइजेशन होती है और इनके न्यू बेबीज़ पैदा होते हैं। बट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं इनमें ऐसी कोई भी हीट प्रोडक्शन नहीं होती है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स बच्चों होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, कि जो जब उनका सीज़न आएगा, जो वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिनको हम पेट एनिमल्स नहीं कहते हैं, वो अपने नेचुरली सीज़न के जब उनका आता है तभी वो ब्रीड करते हैं, तभी उनके बच्चे पैदा होते हैं। मगर कुछ होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, जो साल के किसी भी हिस्से में, किसी भी मंथ में उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन। अब थर्ड फेज़ आ गया हमारा सेनीसेंट फेज़। फर्स्ट कौन सा था हमारा, जो रिप्रोडक्टिव फेज़ नहीं था, और सेकंड था हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़, और थर्ड है हमारा सेनीसेंट फेज़। सेनीसेंट फेज़ हो गया कि जब हम, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली अब एक्टिव नहीं रहेगा। अब वो ऑर्गेनिज्म जो पहले जुवेनाइल था,
उसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया और उसके बाद वो सेनिसेंट हो गया। अब उसमें वो ओल्ड आ गया, उसकी स्लो जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ये लाइफ का सबसे लास्ट फेज़ होता है। इसके बाद उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो ये सारे जुवेनाइल से लेके सेनिसेंट फेज तक जो ऑर्गेनिज्म पहुंचता है, हर छोटा बच्चा जो है वो बूढ़ा होकर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, इन सारी चेंजेस के लिए हमारी बॉडी के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारी बॉडी में ये चेंजेस करते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ते हुए कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। देखिए, ये एक सीक्वेंस, मतलब एक पूरे प्रोसेस जो है एक सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, है ना, तो एग्ज़ाम से पहले जो इवेंट होंगे आपके साथ वो होंगे प्री एग्ज़ाम। उसके बाद आप एग्ज़ाम्स दोगे और उसके बाद आगे पोस्ट एग्ज़ाम। तो प्री एग्ज़ाम में आप क्या करोगे, अपनी बुक्स वगैरह अपने रिविजन्स करेंगे, पढ़ेंगे, अपने पेन्स को तैयार करेंगे एट्सेट्रा। उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे हो गया फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट मीन्स जैसे एग्ज़ाम्स के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले की क्या क्या प्रिपरेशंस होती हैं वो पढ़ेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या रिजल्ट निकला। तो प्री फर्टिलाइजेशन में को हमने 2 स्टेप्स में बांटा है। ये प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, अभी मैंने आपको बताया एग्जाम से पहले, है ना, कि वो हमने प्रिपरेशन की थी। ऐसे ही गैमीट्स की फ्यूजन से पहले क्या क्या प्रिपरेशन हुई उसको हमने 2 स्टेप्स में बांटा, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीटोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस मीन्स बनना, गैमीट्स का बनना। जब गैमीट्स ही नहीं बनेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में तो फ्यूज़ कौन करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म कौन बनाएगा। तो गैमीटोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। ये गैमीट्स कहाँ पर बनते हैं भाई, मेल्स में बनते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जिनको कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल्स में बनते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जिनको कहते हैं ओवरीज, है ना। अब ये जो गैमीट्स होते हैं ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे माउथ है, नोज़ है, कोई भी ऑर्गन है, या फिर टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, ये सारे जिन सेल्स से बने हैं वो हैं डिप्लॉइड। मगर इनके अंदर जो सेल्स बनेंगे, ये जो गैमीट्स बनेंगे, ये हैं हैप्लॉइड। ठीक है। अब ये गैमीट्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं स्ट्रक्चरली। ये होमोगैमीट्स भी हो सकते हैं या फिर हेट्रोगैमीट्स भी हो सकते हैं। होमोगैमीट्स जिनको हम आइसोगैमीट्स भी कहते हैं, मतलब जहाँ पर जिन ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों एक ही जैसे होते हैं स्ट्रक्चरली, ऊपर से देखने पे, मॉर्फोलॉजिकली देखने पे दोनों सेम नज़र आते हैं। बट जब मॉर्फोलॉजिकली वो डिस्टिंक्ट नज़र आएँ, जैसे ह्यूमन बींग्स में फीमेल का जो गैमीट होता है वो छोटा सा होता है, सर्कुलर होता है, और मेल का गैमीट लंबा होता है और उसको टेल लगी होती है, तो ये हो गए हेट्रोगैमीट्स। तो मेल गैमीट को का नाम क्या है, स्पर्म या फिर एंथ्रोजॉइड, और फीमेल गैमीट को कहते हैं एग और ओवम। बच्चों मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं वो या तो मेल होंगी या फीमेल होंगी, जैसे हम लोग होते हैं। तो जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। बट कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी हैं ऑर्गेनिजम्स के जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस भी और ओवरीज भी, एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल। बाई मीन्स 2, और या फिर उनका कॉमन नेम, अच्छा सा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, हर्मैफ्रोडाइट्स। ये आपने नाम याद रखना है। ये जो अर्थवार्म्स होती हैं, लीचीज़ होती हैं, इनकी बॉडी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होते हैं, टेस्टिस भी और ओवरीज भी। और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवम। ठीक है। तो दोनों टाइप के गैमीट्स एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल। अब गैमीट्स हमने पहले ही बोला ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स इनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। हमारी बॉडी जो है वो जो सेल्स जिनसे बनी है हमारी बॉडी, वो हैं सारे के सारे डिप्लॉइड, बट गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब कोई ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हैप्लॉइड हैं। अगर वो पेरेंट हैप्लॉइड हैं तो वो अपने जो गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, फॉर एग्जांपल एल्गी, फंजाई। और जो डिप्लॉयड पेरेंट्स हैं जैसे हम लोग हैं, तो हमारे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये डिफरेंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है जी। अब जो मैन है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अब उसकी टेस्टिस में जब सपोज करो फॉर एग्जांपल मेल में स्पर्म्स बनना शुरू हुए, तो मेल की टेस्टिस के जो सेल्स थे वो तो डिप्लॉयड थे, क्योंकि वो तो बॉडी का ऑर्गन है। तो उनके कुछ सेल्स जिनको कहते हैं मियोसाइट्स, वो अपने आप को तैयार करते हैं कि चलो अब हम गैमीट्स बनाते हैं।
ठीक है। इन मियोसाइट्स का कॉमन नेम है गैमीट मदर सेल्स। ये डिप्लॉयड होते हैं, ये मियोसिस करते हैं और अपने हैप्लॉयड गैमीट्स को, अपने स्पर्म्स को तैयार करते हैं मेल्स, और फीमेल्स में ओवम को तैयार करते हैं। और ये जो गैमीट्स बनेंगे ये हैप्लॉयड होंगे क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम आएगा, आधे इधर चले जाएंगे और आधे इधर चले जाएंगे। अब गैमीट्स तो बन गए बच्चों। अब इनकी फॉर्मेशन के बाद अब क्या काम है? अब काम है मेल और फीमेल गैमीट्स को टुगेदर, उनको इकट्ठा करना, फिजिकली उनको एक दूसरे के पास लाना, सो दैट वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर सकें और उनकी फर्टिलाइजेशन हो सके। अब मेल गैमेट जो होता है मोस्टली जो होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स वो चल सकता है क्योंकि उसको टेल मिली होती है। और फीमेल गैमेट जो है वो स्टेशनरी होता है, वो एक ही जगह फिक्स रहता है फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है। मेल गैमेट्स को चलने के लिए किसी एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो फीमेल गैमेट तक मूव कर सकते हैं। अब इस तक मूव करते हुए बहुत सारे मेल गैमेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मेल्स जो मेल गैमेट्स हैं वो भगवान ने प्रोड्यूस किए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे फेल हो जाते हैं टू रीच द फीमेल गैमेट। ठीक है। इसको कंपनसेट करने के लिए भगवान की तरफ से बहुत सारे मेल गैमेट्स जो हैं वो मेल पर्सन जो है वो प्रोड्यूस करता है, और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो बेचारा एक ही प्रोड्यूस होता है पर मंथ इन द ह्यूमन बींग्स। अब क्या हुआ? अब जब मेल के ये जो स्पर्म्स थे फीमेल ओवम के पास आ गए, अब उनकी होनी है फर्टिलाइजेशन, जिस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। ठीक है। जब ये दोनों मिक्स होएंगे, जब इनका न्यूक्लियस, जब इनका ये ओवम है और ये स्पर्म है, अब स्पर्म और ओवम जो दोनों जब पास पास आए तो इन दोनों का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और इसका भी न्यूक्लियस भी इकट्ठा हो गया, और इसका भी साइटोप्लाज्म और इसका भी साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स होकर एक न्यू सेल बन जाता है जिसको कहते हैं जाइगोट। अब क्योंकि इसके क्रोमोसोम भी और इसके क्रोमोसोम भी मिक्स होकर इधर आ गए थे, तो इसलिए जाइगोट कौन सा हो गया? डिप्लॉयड। अब ये फर्टिलाइजेशन बच्चों टू टाइप्स की हो सकती है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको कहेंगे? जब मेल और फीमेल्स जो हैं दोनों अपने गैमीट्स को फ्यूज़ कराते हैं इन द एक्सटर्नल मीडियम आउटसाइड द बॉडी। वहाँ पर फीमेल की बॉडी के अंदर इनका मेटिंग नहीं होती है। दोनों जो मेल और फीमेल हैं वो अपने जो गैमीट्स हैं उनको वाटर में छोड़ देते हैं, और ये जो मेल है ये इसका वेट कर रहा होता है कि कब फीमेल जो है वो अपने एग्स को वाटर में रिलीज़ करे, और उसके बाद मेल अपने स्पर्म्स को इन एग्स के ऊपर स्प्रेड कर देता है। तो इस प्रोसेस को बड़ा सिंक्रोनाइज वे में होना चाहिए, सो दैट दोनों के गैमेट्स एक ही टाइम पे रिलीज़ हों और इनकी फर्टिलाइजेशन हो सके, इनकी सिनगैमी हो सके। ठीक है। इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल इन बोनी फिशेस और फ्रॉग्स में, क्योंकि इनके ऑफस्प्रिंग्स तो बेचारे पानी में ही पल बढ़ रहे हैं, माँ की बॉडी के अंदर तो पल बढ़ रहे नहीं हैं, तो बहुत सारे प्रेडेटर्स इनको खा जाते हैं, बड़ी मछलियाँ, बड़े ऑर्गेनिजम्स इनको खा जाते हैं, तो ये ऑलवेज दे आर वल्नरेबल, तो इनको खतरा ही रहता है कि कौन इनको मार जाएगा, खा जाएगा, इसलिए इनकी जो नंबर जो होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है, बड़ी ज़्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ ना कुछ ये बेचारे अडल्टहुड तक फिर बच ही जाते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो तो पता ही चल गया अब आपको कि गैमेट्स जब फ्यूज़ होंगे इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर तो वो हो गई इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे हम लोगों में, जैसे रिप्टाइल्स में और बर्ड्स में एट्सेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी एग जो ओवम बना था फीमेल की बॉडी के अंदर वो फ्यूज़ होगा मेल गैमीट के साथ, और मेल गैमीट जो होगा वो मोटाइल होगा, वो चलेगा, वो चल चल के आएगा कहाँ तक? एग तक, और कंबाइन होकर एक न्यू सेल बनेगा जिसको कहेंगे जाइगोट। क्योंकि रास्ते में ये इन्होंने बहुत सारों ने डिस्ट्रॉय हो जाना और कई इसके काबिल ही नहीं होंगे कि वो इसके साथ मिल पाएँ, इसलिए इनका नंबर जो होता है स्पर्म्स का बड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस ये होते हैं, और एग्स का नंबर जो होता है बड़ा लेस होता है। अब बच्चों एक और प्रोसेस है वो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस भी रिप्रोडक्शन ही है, बट इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन बीज में देखिए, जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, कई बारी वो फर्टिलाइजेशन नहीं करती हैं, उनके जो गैमीट्स होते हैं वही ग्रो कर जाते हैं, वही डेवलप कर जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, और वो बाद में खुद से ही न्यू बीज बन जाते हैं। अब जो गैमीट्स थे वो तो हैप्लॉइड थे, इसलिए वो जो न्यू बीज बनेंगी वो भी हैप्लॉइड बनती हैं और वो मेल बीज बनती हैं, और जब वो फर्टिलाइजेशन के साथ उनका प्रोसेस में उनके बच्चे पैदा होते हैं तो तब उनके डिप्लॉयड फीमेल बीज बनती हैं। ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या प्रोसेस हुआ? जब गैमीट्स जो हैं वो खुद ही ग्रो कर जाते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन।
अब आए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कि फर्टिलाइजेशन भी हो गई, गैमीट्स दोनों मिक्स हो गए, सिनगैमी हो गई, जाइगोट बन गया। अब क्या, अब जो न्यू सेल बना उसको तो कहेंगे हम जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये एक सिंगल सेल है। हम में से हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया कैसे, एज जाइगोट। देखिए यहाँ पर ये स्पर्म्स हैं, ये ओवम है, ये फादर हैं, ये मदर हैं, इन दोनों के स्पर्म्स और ओवम की फर्टिलाइजेशन से बना एक जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे डेवलप हुआ और फिर हम लोग एक बच्चे के रूप में हमने अपनी मदर से बर्थ ले लिया। अब जाइगोट जो है ये एक वाइटल लिंक है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जनरेशन टू जनरेशन जो ये लिंक प्रोवाइड करता है कौन, जाइगोट। अब जाइगोट जो जिनमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स है जैसे फिशेस एट्सेट्रा, जो वाटर में अपने गैमेट्स को शेड कर देते थे, जाइगोट भी उनका कहाँ पर पलेगा, एक्सटर्नल मीडियम में ही, पानी में ही। बट जो हमारी तरह है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, हमारा जाइगोट माँ की बॉडी के अंदर डेवलप होता है और 9 मंथ्स तक डेवलप होता रहता है और उसके बाद उसका एक बच्चे के रूप में बर्थ होता है। अब बच्चों सेकेंड फेज आ गया, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स अब जो जाइगोट बन गया, माँ की बॉडी के अंदर बन गया स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद, अब उसके बाद उसका क्या होगा, वो बच्चा कैसे बनेगा, वो जो डिफरेंट स्टेजेस में वो चलता है, उन सारी स्टेजेस को पार करके जब वो एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। उस प्रोसेस के दौरान वो सबसे पहले वो स्टार्ट करता है सेल डिवीजन, माइटोसिस। वो 1 सेल से 2 सेल की स्टेज में आता है, फिर 2 के वो डबल होते हैं, 4 बन जाता है, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन। तो इस प्रोसेस को कहेंगे सेल डिवीजन। और उसके बाद होती है सेल डिफ्रेंसिएशन। उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। कुछ वो डिफरेंट काइंड्स के टिश्यूज़ बनाते हैं, कुछ आर्गन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई किडनी बना रहा है, कोई लंग्स बना रहा है, कोई ब्रेन बना रहा है, कोई लेग्स बना रहा है, और धीरे 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 करते करते एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसको हम फिटस कहते हैं। और वो बाद में जब उसका बर्थ होता है हम उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एक जाइगोट से लेकर फिटस तक की बनने की स्टेज को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स बच्चों ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही होती है, बट उनके बच्चे पैदा नहीं होते, वो एग्स देते हैं। ठीक है, उनके एग्स देने वाले ऑर्गेनिजम्स को ओवीपेरस कहते हैं। ठीक है जी। एग्स कौन से हुए, फर्टिलाइज्ड एग्स हुए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो उनकी इंटरनली हुई थी। उनके एग्स कवर रहते हैं कैल्केरियस शेल में, कैल्शियम से बने हुए शेल में। और जो मदर्स होती हैं वो सेफ प्लेस में अपने एग्स को देती हैं और कुछ पीरियड इंक्यूबेशन का रहता है और उसके बाद उनके यंग वंस जो हैं वो हैच आउट हो जाते हैं, वो उन एग्स में से बाहर आ जाते हैं। अब कुछ एनिमल्स होते हैं वो हैं विविपेरस। विविपेरस होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है, मगर जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। माँ की बॉडी के अंदर एक जाइगोट जो है वो एक यंग वन के रूप में डेवलप होता है। मतलब विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जिनके अंडे पैदा नहीं होते। तो माँ की बॉडी से कौन निकलेगा, यंग वन निकलेगा, एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलेगा। ठीक है। अब विविपेरस ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू ओविपेरस, क्योंकि उनमें प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन होती है। माँ की बॉडी के अंदर बच्चा अच्छे से डेवलप होता है, अच्छे से रहता है और एक फुल ऑन ऑर्गेनिज्म बन के बाहर आता है। मगर जो ओवीपेरस हैं, कभी उनके अंडे टूट जाते हैं, कभी उनके एग्स को कोई चुरा के ले जाता है, और उनके जो यंग वंस भी अगर निकल आए तो वो भी बड़े छोटे छोटे होते हैं, कभी उनको बड़े ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं एंड सो ऑन। इसलिए विविपेरस जो होते हैं उनके यंग वंस के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। अब डिफरेंस है बच्चों बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में कोई भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं थी, यहाँ पर तो गैमेट्स बने हैं, स्पर्म्स और ओवम बने हैं। यहाँ पर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ पर दोनों पेरेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल थे, अपने पेरेंट्स के जैसे थे, क्योंकि एक ही पेरेंट अपने आप को डिवाइड करके 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो रहा था। बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, बट टोटली एक जैसे नहीं होते, कुछ वेरिएशंस उनमें रहती हैं। यहाँ पर कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्स नहीं होता, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल जो होता है दोनों का मिक्स होता है, सो दैट जो ऑफस्प्रिंग है उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं।
तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ और स्टडी हार्ड। थैंक यू वेरी मच।